हेलो एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑन कंडक्टर्स। हमने इससे पहले एक और लेक्चर कंडक्टर्स के ऊपर किया था जिसमें मैंने आपको कंडक्टर्स की कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज बताई थी। आज मैं उसी को आगे ले जा रहा हूं और कंडक्टर्स की वजह से कितना फील्ड, पोटेंशियल, एनर्जी, ये सारा चीज होता है ये बताऊंगा। कंडक्टर्स की ग्राउंडिंग के बारे में बताऊंगा और अगर दो कंडक्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकली तो कैसे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सारी चीजें बताऊंगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि प्लेट्स के ऊपर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टर। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम जो तुमको ज्योमेट्री दिया होता है वो स्फीयर होता है और स्फीयर की वजह से आपको फील्ड और पोटेंशियल बताना होता है। वो एक सिंगल स्फीयर भी हो सकता है और वो एक ग्रुप ऑफ स्फीयर्स भी हो सकता है। तो बेसिक मैं स्फीयर से स्टार्ट करता हूं। ये स्फीयर चाहे सॉलिड हो या हॉलो हो, जब भी आप कोई चार्ज देंगे तो कंडक्टर के केस में उस चार्ज को सरफेस पे ही रहना है। तो इसका मतलब है इन ऑल काइंड्स ऑफ स्फीयर्स जो बिहेवियर होगा इलेक्ट्रिकली वो हॉलो स्फीयर का होगा, चाहे वो सॉलिड हो या हॉलो हो, हमेशा ये हॉलो के जैसा ही बिहेव करेगा। तो जो भी हमने पढ़ा है फील्ड और पोटेंशियल हॉलो स्फीयर का वो सारा यहां पे वैलिड होगा। तो पहले फील्ड, हमने फील्ड पढ़ा है फॉर इनसाइड पॉइंट्स आर लेस देन आर फील्ड इज 0। आउटसाइड पॉइंट्स के लिए हमने पढ़ा है कि जो स्फीयर है वो कैसा बिहेव करता है, एज ए पॉइंट चार्ज केप्ट एट द सेंटर। तो ये सिंपली के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या तो इनसाइड में कोई पॉइंट है ए या फिर आउटसाइड में कोई पॉइंट है बी। ठीक है, तो ये केसेस के लिए फील्ड हम लिख सकते हैं ऐसे। और पोटेंशियल आपको अगर याद हो, हमने आउटसाइड के लिए देखा था कि ये एक पॉइंट चार्ज के जैसा ही होता है। आउटसाइड पॉइंट आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, जैसे यहां पे पॉइंट बी है तो v जो है वो के क्यू डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। सरफेस के ऊपर r इक्वल टू कैपिटल आर, इसी का स्पेशल केस ले सकते हो। दिस विल बी के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। और इनसाइड पॉइंट में पोटेंशियल वो ही होता है जो सरफेस का पोटेंशियल होता है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। सो V इक्वल टू वी सरफेस, अच्छी तरह से याद रखना है। एंड दिस विल बी के क्यू बाई आर एवरीवेयर, इनसाइड एवरीवेयर पोटेंशियल इज सेम एज सरफेस पोटेंशियल। तो ये रिजल्ट्स को याद रखना है। इसी के कॉम्बिनेशन से हम ग्रुप ऑफ स्फीयर्स के लिए फील्ड और पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां मैंने दो कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स दिखाए हुए मेटालिक, ए एंड बी, रेडियाई स्मॉल ए स्मॉल बी है, और मैं Q1 चार्ज ए को दे रहा हूं और Q2 चार्ज बी को दे रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पे एज्यूम कर रहा हूं कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो अब मुझे यह बताना है, पहला, जितने भी सरफेसेस हैं वो सारे सरफेसेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच सरफेस। कितने सरफेसेस हैं? मुझे तो 4 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 एंड 4, चारों पे चार्ज बताना है। फिर मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर फ्रॉम सेंटर, जो कॉमन सेंटर है वहां से, आर लेस देन ए, आर ग्रेटर देन बी एंड आर ग्रेटर देन ए लेस देन बी, ये तीनों रीजन में। और ऐसे ही जो पोटेंशियल है ये भी बताना है तीनों रीजन में। ठीक है, पोटेंशियल फॉर सेम वैल्यूज ऑफ आर। और डी पार्ट में मुझे बताना है
पोटेंशियल ऑफ स्फीयर्स ए एंड बी, क्योंकि ये स्फीयर्स इक्विपोटेंशियल बॉडीज होते हैं तो पूरे स्फीयर का पोटेंशियल एक जैसा ही होगा। तो शेल ए और शेल बी का पोटेंशियल बताना है, और फिफ्थ मुझे निकालना है वी ए माइनस वी बी, इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जो हमने अभी तक सीखा उससे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे दो चीजों को यहां पे यूज करना होता है। फर्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, किसी आइसोलेटेड बॉडी के ऊपर जितना चार्ज तुम दोगे वो चार्ज उसके ऊपर कांस्टेंट रहेगा। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी हो सकता है, लेकिन जो टोटल चार्ज होगा आइसोलेटेड बॉडी के ऊपर वो कांस्टेंट रहता है। तो एक तो ये मैं यूज करूंगा, और दूसरा फैक्ट मैं यूज करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो थ्रू मीट ऑफ मेटल। मेटल के बीच में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं कर सकता, और इसके लिए जरूरी है कि कोई भी मेटालिक सरफेस अपने अंदर नेट जीरो चार्ज एनक्लोज करे, ठीक है। और Q एनक्लोज नेट बाई एनी मेटालिक सरफेस, बाई एनी मेटालिक सरफेस इज जीरो, ठीक है। तो ये दो टूल्स मैं यूज करूंगा और डिफरेंट सरफेसेस पे चार्ज लिखने की कोशिश करूंगा। तो अब मैं यहां पे चार्जेस को लिख देता हूं, Q1, Q2, Q3 और Q4। सो फर्स्ट Q1 कितना होना चाहिए? देखो, शेल A के अंदर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड शेल A के मटेरियल से होके पास करने लगेगा। तो इसका मतलब Q1 को जीरो होना चाहिए। हाँ, अगर अंदर कोई चार्ज हमने सेंटर पे रखा होता तो उसको भी हम कंसीडर करते, लेकिन यहां पे हमने अंदर कोई चार्ज अपनी तरफ से रखा नहीं है, तो Q1 को जीरो होना पड़ेगा। व्हाट अबाउट Q2? अब देखो, जो शेल A है इस पे टोटल चार्ज तो हमने दिया है प्लस Q1, तो इसका मतलब Q1 प्लस Q2 ये दोनों सरफेसेस का चार्ज मिला के हो जाना चाहिए था Q1। अब कैपिटल Q1 जीरो है तो Q2 अकेला हो जाएगा प्लस Q1। अगर Q3 निकालना चाहो तो अगेन शेल B के अंदर जो नेट चार्ज होना चाहिए वो होना चाहिए जीरो। तो इसका मतलब है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये होना चाहिए जीरो। अब क्योंकि Q1 ऑलरेडी जीरो है, Q2 प्लस Q1 है, तो Q3 इक्वल टू होना चाहिए माइनस Q1। और Q4 अगेन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, B के ऊपर टोटल चार्ज क्या है प्लस Q2, तो Q3 प्लस Q4, क्योंकि यही दोनों सरफेस हैं B के, दोनों मिला के चार्ज कितना होना चाहिए प्लस Q2। तो Q4 कितना हो जाएगा Q2 प्लस Q1। तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने सारे सरफेसेस पे दिखा दिया है। A पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब B पार्ट करते हैं। B पार्ट में हमको निकालना है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R। तो देखो, इसमें हमेशा गॉस लॉ को यूज करके करो तो बहुत अच्छा रहता है। गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया करो जितने भी R पे आपको कहा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम पॉइंट यहां पे निकालना चाहते हैं इनसाइड द इनर स्फीयर, ठीक है, यहां पे R का वैल्यू A से छोटा है, तो इसमें Q एनक्लोज कितना हो जाएगा? Q एनक्लोज इज जीरो। तो हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम गॉस लॉ से ऐसे लिख सकते हैं KQ एनक्लोज्ड अपॉन R²। तो यहां पे ये जीरो हो जाएगा। अगर मुझे निकालना है आउटर सरफेस के बाहर ग्रेटर देन B पे, यहां इस पॉइंट पे, तो यहां पे भी मैं एक गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ करूंगा और देखूंगा इसके अंदर टोटल चार्ज कितना एनक्लोज्ड है। तो R ग्रेटर देन B के लिए Q एनक्लोज्ड ये पूरा Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, देख लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के किसी पॉइंट के लिए हो जाएगा K
Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सिंपल। और अगर बीच के किसी पॉइंट के लिए निकालना है तो उस केस में मान लो यहां पे निकालना है, तो यहां पे अगर तुम गॉसियन सरफेस लेते हो तो Q1 तो इसके अंदर आ गया बट Q2 इसके अंदर नहीं आया, तो R इन बिटवीन A एंड B, Q enclose is equal to Q1, so electric field will be K Q1 upon R square। मतलब बाहर वाले शेल के चार्ज की वजह से अंदर फील्ड होगा नहीं, केवल अंदर वाले की वजह से बाहर फील्ड होता है, ये चीज याद रखना है। तो यहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों रीजन में लिखा, पोटेंशियल लिखते हैं, ठीक है। दिस वाज फील्ड, नाउ पोटेंशियल। अगेन देखो, हमको हर एक शेल की वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना होता है, ठीक है। तो जैसे ये जो दो शेल्स हैं हमारे पास, यहां पे चार्ज Q1, यहां पे चार्ज Q2, ठीक है। मैं पहले अंदर के पॉइंट पे पोटेंशियल लिखूं R लेस देन A, R लेस देन A, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा ये है। तो Q1 की वजह से अंदर पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पे होता है, तो मैं लिखूंगा K Q1 डिवाइडेड बाई A, ठीक है। Q1 की वजह से इतना, और Q2 के लिए भी ये इनसाइड पॉइंट है, तो Q2 की वजह से भी पोटेंशियल वही होगा जो उसके सरफेस पे होगा, Q2 के सरफेस पे। तो इसको लिखोगे K Q2 बाई B, K Q1 बाई A प्लस K Q2 बाई B, ठीक है। ये अप टू डिस्टेंस A होगा, इक्वल टू में भी आ जाएगा ये। सेकेंड इज R ग्रेटर देन B। तो इसमें दोनों ही चार्जेस की वजह से, इसमें दोनों ही चार्जेस की वजह से आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है। ये आउटसाइड पॉइंट है, तो दोनों चार्ज पॉइंट चार्जेस के जैसा बिहेव करेंगे, केप्ट एट द सेंटर। तो तुम यहां पे लिखोगे K Q1 प्लस Q2, पॉइंट चार्ज बना दिया मैंने, सेंटर पे भी रख दिया, और डिस्टेंस डिवाइडेड बाई R। जो थर्ड पार्ट है इसमें R A और B के बीच में है, तो Q1 के लिए ये आउटसाइड पॉइंट है, तो Q1 बिहेव करेगा एज पॉइंट चार्ज, सो दिस विल बी K Q1 बाई R, प्लस Q2 के लिए ये इनसाइड पॉइंट है, तो तुम देखो ये हो जाएगा K Q2 डिवाइडेड बाई B, क्योंकि इनसाइड पॉइंट के लिए तुमको सरफेस का पोटेंशियल लिखना पड़ता है, ठीक है। अब मैं तुमको एक चीज यहां से और बता दूं जो कि काफी यूजफुल हो सकता है आपके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था माइनस dV अपॉन dr, ऐसे। तो तुम ये पोटेंशियल वैल्यूज से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो। जैसे फर्स्ट केस में V इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। फॉर R लेस देन A इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये हमने निकाला था। सेकेंड केस, तुम जो R ग्रेटर देन B है उसको डिफरेंशिएट कर लो V को, और फिर माइनस dV बाई dr लिख दो, तो दिस विल गिव यू 1 बाई R का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई R स्क्वायर। माइनस और माइनस, एक माइनस यहां पे साइन है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो तुमको लिखना पड़ेगा K Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये भी यही था। और जो थर्ड रीजन है ये वाला, यहां पे सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, बट फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी K Q1 अपॉन R स्क्वायर। देख लो यही था हमने जो पहले निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बड़ा हेल्पफुल होता है। चलो नेक्स्ट मैं थर्ड पार्ट के लिए निकाल रहा हूं कि पोटेंशियल ऑफ शेल A एंड पोटेंशियल ऑफ शेल B, ये कितना कितना होगा। देखो A शेल B के अंदर है, तो Q1 पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, सेंटर पे रख दो, K Q1 बाई A
प्लस Q2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो Q2 के सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो तुम ये लिखोगे KQ2 बाई B, ये VA है। और VB क्या होगा, इसमें दोनों ही को सेंटर पे हम रख सकते हैं क्योंकि दोनों के लिए ये आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा। तो KQ1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई B, दोनों की वजह से इसमें पॉइंट हमको B ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको कहा था VA माइनस VB निकालना। VA माइनस VB यहां से देख लो, KQ2 बाई B ये टर्म कैंसल हो जाएगा। सो यू विल गेट KQ1 1 बाई A माइनस 1 बाई B। तो इसमें एक चीज जो सबसे रिमार्केबल है वो ये कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q2। बाहर तुम कितना भी चार्ज रख दो, पोटेंशियल डिफरेंस पे फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए क्योंकि Q2 का कंट्रीब्यूशन A और B दोनों शेल के पोटेंशियल को बिल्कुल इक्वल है। तो जो भी इंक्रीज या डिक्रीज करोगे आउटर शेल पे चार्ज का, तो उससे जो पोटेंशियल का इंक्रीज या डिक्रीज होगा दोनों शेल के ऊपर वो बिल्कुल एक जैसा होगा। तो डिफरेंस में वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये याद रखना। इसमें बड़ा क्वेश्चन आता है, आईआईटी में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंसेंट्रिक शेल्स इज V एंड देन यू पुट ए चार्ज -3Q ऑन द आउटर शेल, व्हाट विल बी द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस। तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस भी वही रहेगा, V रहेगा। बाहर तुम चार्ज देते जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो कंसेंट्रिक शेल्स वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन, फील्ड, पोटेंशियल, ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। इन पे आप बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको पोटेंशियल ड्यू टू एन आउटसाइड चार्ज ऑन ए शेल और ए सॉलिड स्फीयर मेटालिक, ये बताता हूं। देखो, एक सिंपल सा सिचुएशन दिया हुआ है। ये एक मेटालिक स्फीयर है और इसका रेडियस कैपिटल R है और यहां से D डिस्टेंस पे सेंटर से हमने एक चार्ज Q रखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि इस मेटालिक स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा। पोटेंशियल ड्यू टू Q, ठीक है, ऑफ मेटालिक स्फीयर। ठीक है, अभी देखो, ये Q की वजह से यहां पर एक चार्ज इंड्यूस होगा नेगेटिव, ठीक है, -QI, और इस तरफ फार एंड पे एक चार्ज इंड्यूस होगा +QI। ठीक है, और ये मेटालिक स्फीयर जो है ये एक इक्विपोटेंशियल बॉडी है। तो मुझे अगर इस बॉडी का पोटेंशियल निकालना है तो मैं किसी भी कन्वीनियंट पॉइंट को लेकर के उसका पोटेंशियल निकाल दूं, वही पूरे बॉडी का पोटेंशियल होगा। अब मुझे वो सबसे कन्वीनियंट पॉइंट ढूंढना है, तो मेरी नजर बार बार जाती है स्फीयर के सेंटर के ऊपर, क्योंकि स्फीयर के सेंटर के ऊपर मैं Q की वजह से पोटेंशियल निकाल सकता हूं। वो हो जाएगा KQ बाई D। ठीक है, V एट सेंटर ड्यू टू Q इज दिस। अब दो और चार्जेस बच गए, -QI और +QI। V एट सेंटर ड्यू टू -QI, ये कितना हो जाएगा, -KQI डिवाइडेड बाई कैपिटल R। इसलिए क्योंकि ये सारे चार्जेस -QI, जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सारा सेंटर से कैपिटल R डिस्टेंस पे है। और ऐसे ही V एट C ड्यू टू +QI, ये भी क्या हो जाएगा, KQI अपॉन कैपिटल R, बट ये पॉजिटिव होगा, तो इन दोनों का सम तो 0 हो जाएगा। तो अगर V एट सेंटर ड्यू टू ऑल चार्जेस मैं निकालूंगा तो दिस विल बी सिंपली KQ डिवाइडेड बाई कैपिटल R। तो यही पोटेंशियल है स्फीयर का। अब क्योंकि स्फीयर इक्विपोटेंशियल बॉडी है, तो अगर किसी ने मुझसे पूछा सेंटर नहीं, यहां P पॉइंट पे बताओ पोटेंशियल क्या होगा, तो मैं बता दूंगा P पॉइंट पे पोटेंशियल यही होगा KQ बाई R, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल बॉडी है। मुझसे और भी दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मुझे पूछा हुआ है V एट P ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, ये कितना होगा। तो मैं कहूंगा ठीक है, मुझे ये बता दो जरा डिस्टेंस Q से इसका डिस्टेंस
सपोज स्मॉल आर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं V at P ड्यू टू Q प्लस V at P ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, दैट विल बी इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई कैपिटल R, क्योंकि ये पूरे स्फीयर का पोटेंशियल है। तो अगर मुझे केवल ये निकालना है तो मुझे इसको इस तरफ ले जाना होगा, तो VP इंड्यूस्ड दैट विल बी KQ बाई कैपिटल R माइनस KQ बाई स्मॉल r। ठीक है, अगर इसके ऊपर अलग से भी हमने कोई चार्ज स्मॉल q डाला हुआ है, वो चार्ज भी इसके सरफेस के ऊपर होगा। फिर इस केस में इनके साथ साथ स्मॉल q की वजह से भी पोटेंशियल आपको सेंटर पे निकालना पड़ेगा, और फिर उसमें आपको ये ऐड करना पड़ेगा KQ अपॉन कैपिटल R, क्योंकि ये स्मॉल q भी स्फीयर के सरफेस पे ही होगा, और इसकी वजह से पोटेंशियल सेंटर पे वो K स्मॉल q बाई कैपिटल R ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा चार्ज सेंटर से कैपिटल R डिस्टेंस पे है। तो इस तरह के छोटे छोटे वेरिएशंस करके आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताता हूं, ग्राउंडिंग ऑफ ए कंडक्टर। देखो, ग्राउंडिंग का मतलब होता है कनेक्टिंग ए बॉडी इलेक्ट्रिकली विद अर्थ। ठीक है, अब अर्थ के साथ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से क्या होगा? देखो, अर्थ एक बड़ा कंडक्टिंग बॉडी है, इसका रेडियस बहुत बड़ा है, तो इसका पोटेंशियल जो होगा वो KQ बाई कैपिटल R वो बहुत छोटा होगा अगर स्मॉल q बहुत अप्रिसिएबल नहीं है। तो इट इज फाउंड कि एक्चुअली अर्थ के ऊपर एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि बाहर से कुछ चार्जेस अर्थ के ऊपर फॉल करते रहते हैं, कुछ बाहर भी निकलते रहते हैं, कुछ फॉल भी करते रहते हैं। तो एक नेट नेगेटिव चार्ज अर्थ के ऊपर बना हुआ है, बट हम उसको नेग्लेक्ट करते हुए अर्थ का पोटेंशियल जीरो एज्यूम कर लेते हैं, V अर्थ इज जीरो। तो अगर दो बॉडीज को आपस में कनेक्ट करते हो तो इनके बीच में चार्ज का जो शेयरिंग या रीडिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, V1 इक्वल टू V2 ना हो जाए। तो इसका मतलब है अगर किसी बॉडी को मैं अर्थ के साथ कनेक्ट कर देता हूं या ग्राउंडिंग कर देता हूं या अर्थिंग कर देता हूं, तो उस बॉडी का भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, V ऑफ ग्राउंडेड कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, ये शॉर्ट में हमको याद रखना पड़ेगा कि ग्राउंडेड कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो होता है। ये एक कंडीशन है बहुत यूजफुल, जिससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर लेकर के आपको बताता हूं कि उसके ऊपर ग्राउंडिंग करने से क्या होगा। देखो, ये सिचुएशन हमको दिया हुआ है कि एक स्फीयर है मेटालिक, रेडियस कैपिटल R, इसके पास में हमने एक चार्ज Q रख दिया है। ठीक है, और इस Q की वजह से हम जानते हैं कि यहां पर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इस तरफ एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। स्विच को जब तक तुमने ओपन रखा हुआ है तो ग्राउंड के साथ इसका कनेक्शन नहीं है। जैसे ही स्विच को क्लोज करते हो तो ग्राउंड के साथ कनेक्शन बनेगा, तो इसमें से पॉजिटिव चार्ज हमने पढ़ा था कि ये ग्राउंड को चला जाता है। तो अब इसके ऊपर एक नेट नेगेटिव चार्ज इधर बचा रहेगा माइनस QI। ठीक है, या हमको नहीं पता कि इसमें एग्जैक्टली कितना चार्ज बचा रहेगा, तो मैं स्मॉल q लिख देता हूं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोई चार्ज का साइन भी नहीं एज्यूम कर रहा, स्मॉल q चार्ज आ जाएगा आफ्टर अर्थ कनेक्शन इज मेड। ठीक है, अब हमको पता है कि जो कंडीशन है वो सिंपल है, V इक्वल टू जीरो हो जाएगा आफ्टर S इज क्लोज्ड। ठीक है, स्विच को क्लोज करने के बाद कंडक्टर ग्राउंडेड हो जाएगा और इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल जीरो करने के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो आउटसाइड चार्ज है उसको लेकर के जो बॉडी का पोटेंशियल बनता है वो बनता है KQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस विच इज स्मॉल d इन दिस केस,
और जो इसके ऊपर एक स्मॉल क्यू का चार्ज नेट स्फीयर के ऊपर खुद का बचा हुआ है, उसकी वजह से पोटेंशियल सेंटर पे क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। और इन दोनों को ऐड कर दो तो फिर जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी का पोटेंशियल जीरो हो चुका है, क्योंकि हमने इसको ग्राउंड किया हुआ है। तो दैट मीन्स स्मॉल क्यू विल बी माइनस कैपिटल क्यू आर बाई डी। सो दिस शोज कि जो फाइनली ग्राउंडेड स्फीयर के ऊपर चार्ज बचेगा वो नेगेटिव होगा, उसी से पोटेंशियल जीरो हो पाएगा। तो ये चीज हमने पहले बिना पोटेंशियल के हेल्प के इंडक्शन में किया था, और तब मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है वो इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज को पुश कर देता है, रिपेल कर देता है, और वो ग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, यहां पे हमने पोटेंशियल के हेल्प से उसी चीज को प्रूव कर दिया। तो तुम स्मॉल डी को चेंज करके जो कंडक्टर का चार्ज स्मॉल क्यू है उसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, इसमें दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स लेकर के हम ग्राउंडिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो, मैंने यहां पे दो कंसेंट्रिक शेल्स दिखाए हैं और दो केसेस या दो सिचुएशंस दिखाया, ठीक है। और दोनों ही केस में जो इनर शेल है उसका रेडियस a है, जो आउटर शेल है उसका रेडियस b है। इसमें भी वही चीज है, a और b। फर्स्ट केस में हमने इनर को एक चार्ज दिया कैपिटल Q और आउटर को ग्राउंड कर दिया। फिर आपको बताना है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। और सेकंड केस जो है इसमें आउटर को एक चार्ज देंगे हम और इनर को ग्राउंड करेंगे, इनर ग्राउंडेड। ठीक है, चलो पहला केस से स्टार्ट करते हैं। सरफेस हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4। पहले मेरे पास दो टूल था, अब एक तीसरा टूल भी आ गया। तीसरा टूल यह है कि ग्राउंडेड कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है, तो यहां पे आउटर को हमने ग्राउंड किया है, तो आउटर का पोटेंशियल जीरो होना वो भी एक टूल हमारे लिए है। चलो अब हम Q1, Q2, Q3 और Q4 इसको लिखने की कोशिश करते हैं। देखो, Q1 तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि जो इनर शेल है A उसके अंदर नेट एनक्लोज चार्ज जीरो होना चाहिए, क्योंकि मेटल से होकर के फील्ड पास नहीं कर सकता। इसलिए अंदर कोई भी मैं गॉसियन सरफेस अगर ड्रॉ करूं A के मीट ऑफ मेटल से, तो उसके अंदर नेट चार्ज हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अंदर हमने सेंटर पे कोई चार्ज रखा नहीं, तो इसलिए Q1 पे चार्ज जीरो आ जाएगा एज यूजुअल। Q2 पे चार्ज Q आ जाएगा फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि टोटल चार्ज हमने अंदर वाले को कितना दिया है, कैपिटल Q दिया है। तो अगर वो अंदर वाले सरफेस पे नहीं है तो बाहर वाले पे रहेगा, कहीं ना कहीं तो रहेगा ही वो। जो थर्ड है, ठीक है, Q1, Q2, Q3, थर्ड पे कैसे निकालोगे, तो अगेन जो B शेल है कंडक्टिंग है, इसके मीट ऑफ मेटल से भी अगर मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दूंगा तो उसके अंदर नेट एनक्लोज चार्ज जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये सब मिला के जीरो होना चाहिए। तो Q3 कितना हो जाएगा, माइनस Q हो जाएगा। ठीक है, तो तुम देखो क्या अभी तक निकला, जीरो, Q, माइनस Q। और फोर्थ वाले का चार्ज मुझे नहीं पता, यहां पे मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि अब आउटर शेल आइसोलेटेड नहीं है, ये अर्थ के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए इसका चार्ज मुझे नहीं पता। तो मैं यहां पे ना एक Q डैश चार्ज एज्यूम कर लूंगा। ठीक है, Q4 इज इक्वल टू Q डैश एंड दिस इज एज्यूम्ड। अब मुझे ये निकालना है, इसके लिए मैं कंडीशन क्या पुट करूं, तो आपको बताया कि एक और कंडीशन इसमें ऐड हुआ है कि जो ग्राउंडेड शेल है उसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। सो V आउटर इज जीरो। तो अब ये चारों चार्जेस को लेकर के पोटेंशियल लिख दो आउटर का। तो पहले का हो जाएगा K Q1 बाई B, दूसरे का हो जाएगा K Q2 बाई B, तीसरे का हो जाएगा K
Q3 बाई बी और चौथे का हो जाएगा K Q4 बाई बी और सारा ऐड करके 0। तो अभी देखना इसमें Q1 तो ऑलरेडी 0 है, Q2 जो है वो Q है, ठीक है, और Q3 जो है ये माइनस Q है, तो ये और ये भी कट जाएगा। तो अब एक ही हमारे पास रिजल्ट आ सकता है और वो है Q4 इक्वल टू 0। इसका मतलब इस केस में जो आउटर मोस्ट सरफेस है उस पे चार्ज 0 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहूं तो मैं ऐसे दिखा देता हूं, अंदर 0, फिर Q, फिर माइनस Q और फिर 0, ठीक है, बाहर वाला शेल ग्राउंडेड, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आप अच्छी तरह से याद रखना। अगर कोई पूछे इनर और आउटर शेल में पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, तो डेल्टा V तुम सिंपली लिख देना KQ 1/A माइनस 1/B, क्योंकि आपको बताया कि बाहर वाले शेल पे क्या चार्ज है उससे पोटेंशियल डिफरेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब चलो सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस में हमने इनर शेल को ग्राउंड किया है, आउटर को Q चार्ज दिया, ठीक है, आउटर को हमने Q चार्ज दिया। सरफेस यहां भी 4 है, तो यहां पे भी मैं Q1 Q2 Q3 और Q4 ये चारों के चार्जेस लिखूंगा। Q1 फिर 0 हो जाएगा क्योंकि शेल A के अंदर जो नेट चार्ज एनक्लोज होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, ठीक है, इसका वायलेशन नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि मीट ऑफ मेटल में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो सकता, तो ये 0। अब Q2 को क्या लिखूं? मैंने तो Q2 को कोई चार्ज दिया नहीं था, बट ये अर्थ से कनेक्टेड है तो इस पे चार्ज आ सकता है, इसमें से कुछ चार्ज निकल सकता है, मुझे नहीं पता क्या होना है, तो मैं क्या करूं, Q डैश एज्यूम कर लूंगा, ठीक है। ये इस पे ध्यान देना, जो ग्राउंडेड बॉडी है उस पे हमको नेट चार्ज पहले से नहीं पता होता, वो अननोन हमारे लिए होता है, इसलिए हमेशा एज्यूम करना पड़ेगा। चलो अब मैंने Q डैश एज्यूम कर लिया, तो जो Q3 है उसको माइनस Q डैश होना ही पड़ेगा, क्योंकि शेल B के अंदर भी नेट चार्ज एनक्लोज क्या होना चाहिए, 0, नहीं तो B से होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड पास करने लगेगा, जो पॉसिबल नहीं है। अब Q4 मैं निकाल सकता हूं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। टोटल B पे चार्ज है कैपिटल Q, ठीक है, तो इसका मतलब Q3 प्लस Q4 ये कैपिटल Q होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब Q4 का वैल्यू Q प्लस Q डैश हो जाए। देख लो अभी ऐड करके Q3 प्लस Q4 ये Q आ जाएगा। सो दिस इज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब Q डैश निकालना है हमको, तो हम फिर वापस उसी कंडीशन पे जाएंगे, ग्राउंडेड कंडक्टर का पोटेंशियल 0, सो दिस टाइम V इनर इज 0, क्योंकि इनर को हमने ग्राउंड किया। अब सबका इनर पे निकाल लो पोटेंशियल, ठीक है, K Q1 बाई A प्लस K Q2 बाई A प्लस K Q3 बाई B, क्योंकि Q3 चार्ज जो है ये है ऐसे Q1 Q2 Q3 और Q4, क्योंकि Q3 चार्ज जो है वो B रेडियस पे है, उसके लिए ये जो शेल है A या इनर शेल वो इनर पॉइंट है, तो वहां पे पोटेंशियल वही होगा जो Q3 के सरफेस पे होगा, खुद के सरफेस पे, और प्लस K Q4 बाई B, क्योंकि फोर्थ वाले का भी B पे ही निकालेंगे और ये सब मिला के हो जाना चाहिए 0। तो अभी देखना Q1 तो 0 है, Q2 इज Q डैश्ड, ठीक है, Q3 इज माइनस Q डैश्ड और Q4 जो है ये है Q प्लस Q डैश्ड। तो इसमें देखना ये माइनस Q डैश और प्लस Q डैश ये कट जाएगा। या एक चीज और मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि इसमें तुम पूरे का एक साथ ही लिख दो, पूरे का एक साथ ही लिख दो KQ बाई B। तो अभी देखो KQ डैश बाई A प्लस KQ बाई B इज 0, सो Q डैश इज माइनस Q A बाई B। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से बता सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास जो कंसेंट्रिक स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है। सबसे अंदर 0, इसके जस्ट बाहर -QA/B, इसके जस्ट अंदर +QA/B और इसके जस्ट बाहर Q1 -A/B। ठीक है, तो ये भी चारों सरफेसेस के चार्ज याद रखना, क्विकली आंसर करने में आपको हेल्प करता है। और अब मैं यहाँ पे चाहूंगा कि आप दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें। दिस इज ए होमवर्क फॉर यू। ठीक है, आप अपने आप इसको करेंगे। तो आज जो है मैंने तुमको बताया कि ग्राउंडिंग किस तरह से करते हैं, ग्राउंडिंग का इफेक्ट क्या होता है। उससे पहले मैंने फील्ड और पोटेंशियल निकालना बताया था कंडक्टर्स के लिए। इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बिल्कुल लिमिटेड से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह दिखाने का, उसको यूज़ करोगे और ग्राउंडिंग का कंडीशन कि V = 0, तो तुम किसी भी सिचुएशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा पाओगे, फील्ड पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाओगे। तो आई होप आपने ये सारा चीज़ समझा है। तो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और प्लेट्स के बारे में बताता हूँ।